यशवंत देशमुख, बिल्कुल, वो है सीटों का बंटवारा। अभी तो उसकी वो तो आखिरी कड़ी में आएगा, लेकिन अभी नाम, संयोजक कौन है, एजेंडा क्या होगा, उस पर मैं आता हूं। पर मैं सीटों के बंटवारे की बात भी करूं तो ये जो महाजुटान, तथाकथित महाजुटान हमने पटना में देखा है इन 15 दलों का, इनमें से आपको हटा भी दें, आपके जुड़ने से पहले मैं वो गणित लगा रहा था, 20 सीटें आम आदमी पार्टी जहां पर उसका दखल है, उड़ीसा को जोड़ लो, तेलंगाना और आंध्रा की 42 सीटें कर लो, तो ये कुल मिलाकर 83 सीटें हो जाती हैं। उसमें मायावती भी जोड़ लो और असदुद्दीन ओवैसी भी, तो 125 सीटों को अगर हम घटा भी दें तो 400 सवा 400 सीटों पर क्या एक आम सहमति बनती दिख रही है? वो रूपरेखा तैयार हो रही है या अभी गंगा में बहुत पानी बहना है? संदीप, ये पूरी कवायद जो है ये मेरे हिसाब से जैसे एक अर्ध सत्य जैसी है। सत्य है लेकिन अर्ध है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि विपक्ष की एकता होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा कंटेस्ट होना चाहिए, वॉक ओवर नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के बावजूद भी मैं जहां पे जाके अटक जाता हूं आंकड़ों में, वो ये है कि ऐसा क्या है जो अभी तक विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया। मैं कांग्रेस के अलावा की विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं। क्या डीएमके ने बीजेपी को तमिलनाडु में या एनडीए को नहीं हराया? अब वो 39 सीटों से ज्यादा तो सीटें नहीं लेके आ जाएंगे ना, उन्होंने ऑलरेडी उतनी जीत रखी है। क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में नहीं हराया? वो जितनी जीत के आई है उससे ज्यादा क्या जीत के ले आएंगे? क्या केरल में वाम मोर्चे और कांग्रेस की आपसी लड़ाई में बीजेपी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती? ये सत्य नहीं है, तो उसमें नया क्या हो जाएगा? या फॉर दैट मैटर अगर आप केवल बिहार की भी बात करें तो महागठबंधन के रूप में क्या लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बीजेपी को नहीं हराया था? कुल जमा बात यह है कि इस पूरे कवायद में संदीप, आप अगर एक एक राज्य की गणना करेंगे तो आप पाएंगे कि क्षेत्रीय दलों को बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था वो उन्होंने ऑलरेडी किया है। 2014 में भी किया, 2019 में भी किया। सफल हुआ असफल हुआ वो एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन असफल हो गया, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह साथ आ गए। इससे ज्यादा वो लोग क्या कर लेंगे? नहीं, इसमें मैं 3 राज्यों का, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं यशवंत, 3 राज्यों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, पर पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे विपक्ष और बीजेपी की लड़ाई नहीं थी। तृणमूल अपना चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी अपना, कांग्रेस भी अपना चुनाव लड़ रही थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ थे 2019 में, जब 40 में से 39 सीटें जीती। और महाराष्ट्र में जहां 48 सीटें हैं, वहां शिवसेना, जो अब 2 फाड़ हो चुकी है, वो शिवसेना और बीजेपी साथ साथ थे। अब वो परिस्थिति नहीं है और यही 3 राज्य ही 130 सीटें हो जाती हैं। संदीप, अगर आपको याद हो कि जनवरी में इंडिया टुडे के साथ में जो हमारा एमओटीएन आया था, उसमें हमने 3 राज्य रेड फ्लैग किए थे एनडीए के लिए। उसमें बिहार था, उसमें बिहार था, उसमें महाराष्ट्र था और उसमें कर्नाटक। हमने उस समय पिछले 1 साल से रेड फ्लैग कर रखा था कि स्थिति कर्नाटक में भाजपा की खराब है और भाजपा राज्य सरकार हारने की स्थिति में है, और वो हार गई। मेरा जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं, प्लीज इसको पकड़िए। इन 3 राज्यों में मैं मानता हूं कि उन जगहों पे विपक्षी एकता बीजेपी के लिए सरदर्द बनेगी, लेकिन ये मैथमेटिकल आंकड़ों में और एक्चुअल जो केमिस्ट्री के आंकड़े उसमें अंतर होता है। मैथमेटिकल आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को सन 2019 में उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी नहीं जीतनी चाहिए थी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हाँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी नहीं जीतनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा इस बात को कि जब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया उत्तर प्रदेश में, और दूसरा उसका उदाहरण था 2019 में कर्नाटक में, जब जेडीएस और कांग्रेस साथ में आके चुनाव लड़ गए, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? बीजेपी को दोनों राज्यों में लगभग 50% या उससे ज्यादा वोट मिले। तो ये विपक्षी एकता में समस्या ये है कि ये अंकगणित के हिसाब से जिन राज्यों में अच्छी लग रही है, वो अंकगणित केवल वैसे काम करती है। ये 2019 में हमको साबित हो चुका है कि वैसे काम नहीं करता है हमेशा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात,
गैर कांग्रेसी विपक्षी राज्यों में, जहां पे विपक्षी दल है, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए 2014-2019 में अपनी ओर से सारी कोशिश करके और बीजेपी को हराया भी उन राज्यों में। बीजेपी उन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तीसरी बात, इन सब के बावजूद भी अगर सब कुछ जिसे कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ बढ़िया से हो जाए, तो भी अंत में 2024 का मुकाबला केवल एक बात पे तय करेगा कि वो तकरीबन 200 सीटें, जहां पे इन विपक्षी दलों का कुछ भी धरा हुआ नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस का धरा हुआ है, वो तकरीबन 200 सीटें हैं जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। वहां पर इस गठबंधन का, महागठबंधन के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वहां कांग्रेस को बहुत अहम बात कह रहे हैं। लड़ेगी अच्छे मैं से, तो आपसे ही आंकड़ों की, की एक सेकंड यशवंत, बहुत ही अहम बात कही आपने, और आपसे ही आंकड़ों की तस्दीक भी करवा लूं। ये 200 की जगह वो जो एग्जैक्ट हमने, हमारी रिसर्च टीम ने 189 होंगी, हाँ पाया था, वो एक बार तो 188 और एक बार 192 थी वो सीटें। 2014 में 188, 192 2019 में, और 176 और 178, 17-18 सीटें ही बीजेपी हारी थी इनमें, बाकी सब जीत गई। स्ट्राइक रेट 90%। एग्जैक्टली मैं उसी ओर इशारा कर रहा था संदीप, कि मैं राउंड फिगर में, क्योंकि पब्लिक को अपने दर्शकों को समझाने के लिए मैं 200 का आंकड़ा इसलिए बोलता हूं, मुझे ही पता है कि वो 178 189, लेकिन मैं 200 का आंकड़ा बोलता हूं कि वो 2 सीटों में आप 20 सीटें वो भी जोड़ दीजिए जहां पे कांग्रेस एक गंभीर ट्रायंगुलर कंटेस्ट में आ जाती है, मैं उनको भी ऐड कर देता हूं। तो ये जब तक वो सीटों पे कांग्रेस का स्वयं का प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ अच्छा नहीं होगा, तब तक इस सारी कवायद के कोई मायने। अब एक बात बताइए ना, राजस्थान में डीएमके कितने वोट कांग्रेस को दिलाएगी, या नीतीश कुमार हरियाणा में कितने वोट दिला देंगे, या ममता बनर्जी क्या कर लेंगी आकर के हिमाचल में या उत्तर प्रदेश में। तो ये चीजें जो है, दरअसल किसी की भी कमी मैं नहीं निकाल रहा हूं। नहीं, इसकी पलट तस्वीर भी है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। नीतीश हरियाणा में कुछ नहीं कर सकते, पूर्वांचल में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े चेहरे वाली वो राजनीति हो। ममता कहीं राजस्थान में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कुछ कर सकती हैं। एमके स्टालिन उत्तर भारत में कुछ ना कर पाए, थोड़ा सा इंपैक्ट वो आंध्रा के कुछ इलाकों में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी आ सकता है। तो स्पिलओवर जो है उस रीजन में तो हो सकते हैं कि नहीं? देखिए, उन इलाकों में स्पिल ओवर जो होगा प्रैक्टिकली, मैं किसी भी नेता को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। एमके स्टालिन की जो जिम्मेदारी है, जो गुरुतर जिम्मेदारी है उनकी, वो है तमिलनाडु की 39 सीटों को जीतना। और जितना उन्होंने 2019 में किया, अपनी ओर से 200 नहीं 400% डिलीवर किया। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर 2024 में भी एमके स्टालिन अपनी चीज पूरी डिलीवर कर देंगे। समस्या एमके स्टालिन की है ही नहीं, समस्या ममता बनर्जी की है ही नहीं संदीप। ये लोग तो डिलीवर कर देंगे, ये लोग डिलीवर ऑलरेडी नहीं, मैं समझ गया, ये समझ गया। और इसीलिए देखिए, आंकड़ों के जरिए विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। पर जब हम